हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम जो नायक सीरीज चली हुई है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने 19 प्रैक्टिस सेट हैं उनका रिवीजन कर लिया गया है और इनकी सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है जो चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहां जाकर आप अपना क्लास को देख सकते हो। कोई पीछे की वाली क्लास नहीं देखी है तो अब कंटिन्यू इस क्लास चल रही है और हम प्रैक्टिस सेट में थोड़ा पीछे हैं तो कल तक हम कवर कर लेंगे। आज 24 नंबर की जो आई थी वो कल तक या कल शाम तक करवा दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कथक जो 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। तो इन 3 शहरों का नाम बताइए। तो जयपुर, बनारस और लखनऊ। ठीक है, जयपुर, बनारस और लखनऊ घराने से इन कथक के जो घराने हैं इनकी शुरुआत हुई थी। लखनऊ घराना है, इसके संस्थापक कौन है? तो लखनऊ घराना है, इसके संस्थापक हैं ईश्वरी प्रसाद। और बनारस घराना है, इसके संस्थापक हैं जानकी प्रसाद। और जयपुर घराना की कौन है? भानुजी महाराज। ठीक है, इनके संस्थापक हैं। कथक से संबंधित एक रायगढ़ घराना है जो कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से है और इसके संस्थापक कौन है? राजा चक्रधर सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरुमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को जाता है? तो ये एम बाला मुरली कृष्णन को जाता है जो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और कर्नाटक संगीत है ये दक्षिण भारत का संगीत है। भारत में 2 प्रकार के संगीत हैं, एक तो हिंदुस्तानी संगीत और एक है कर्नाटक संगीत। तो जो साउथ में है वो कर्नाटक संगीत होता है और दक्षिण में भारत में कौन सा संगीत होता है? वो हिंदुस्तानी संगीत होता है। ठीक है, कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? तो कर्नाटक संगीत के जनक है पुरंदर दास जी। ठीक है, कर्नाटक संगीत की क्या है? ये जनक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक जो संगीत है इसके और कौन कौन से कलाकार हैं? पंडित जसराज महाराज है, ये किस घराने से हैं? पंडित जसराज महाराज है, ये मेवाती घराने से हैं। और इंटरनेशनल खगोल संघ ने 2006 में एक हीन ग्रह का नाम रखा गया था पंडित जसराज महाराज के नाम पर। ठीक है, और गुग्गू बड़े गुलाम अली खान ये किस घराने से हैं? ये पटियाला घराने से है। ठीक है, बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना जो 2022 में जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वे किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो युगल मतलब एक जोड़ा है, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना ये किसे संबंधित है? ये कथक से संबंधित है। ठीक है, तंजावुर चौकड़ी चेन्नई, तंजावुर चौकड़ी किसे कहते हैं? चेन्नई, पोन्नई और वेडुवेली और शिवानंदन इन सभी को क्या कहा जाता है? तंजावुर चौकड़ी कहा जाता है। भरतनाट्यम का युगल कौन सा है? भरतनाट्यम की जोड़ी है वो वी धनजय और शांता धनजय। ये कौन है? ये भरतनाट्यम की युगल है। मणिपुर से कौन संबंधित है? झावेरी बहन है 4, वो मणिपुर राज्य से संबंधित है। और रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, नैना झावेरी और सुवर्णा झावेरी ये चारों बहनें हैं जो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी है ये इसे संबंधित कलाकार कौन है? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। ये इंपोर्टेंट है, ये किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। रेड्डी जो रूट वर्ड है वो किसके लिए है? कुचिपुड़ी के लिए रेड्डी रूट वर्ड है। ठीक है, और ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक है? तो ये सरोद से संबंधित है और ये पहली महिला है जो सरोद वादक है। बांसुरी की जो पहली महिला है वो अलका ठाकुर है। सितार से संबंधित महिला कौन है? अनुष्का शंकर है, ये पंडित रविशंकर की बेटी है। और तबला वादक कौन है? अनुराधा पाल है। ठीक है, और पहली महिला जो संतूर वादक है वो कौन है? श्रुति अधिकारी है। ठीक है, और पहली और एकमात्र महिला जो शहनाई से जुड़ी हुई है वो बागेश्वरी कमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा का जो रज पर्व है वो जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित यह किस महीने में 3 दिनों के लिए मनाया जाता है? तो ये जून महीने में मनाया जाता है। ये 3 दिवसीय है। जो पहला दिन होता है उसको पहली रज कहा जाता है, दूसरी को मिथुन संक्रांति और तीसरी को भूधा या बसी रज भी कहा जाता है। ठीक है, ये मानसून के दौरान मनाया जाता है और ये जो मनाया जाता है उस माह को क्या कहा जाता है? सौर माह कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा के और कौन कौन से उत्सव हैं? कोणार्क और पुरी, दानो जात्रा, नुआखाई ये सब कहाँ के उत्सव हैं? ये सब कोणार्क के उत्सव हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन भारत
सरकार से पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहले खिलाड़ी हैं। तो पहले खिलाड़ी कौन है जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है? तो वो बलबीर सिंह दोसांझ हैं, जिनको 1957 में क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, इनकी बुक कौन सी है? दी गोल्डन हैट्रिक इनकी बुक है। और राष्ट्रीय हॉकी पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, महावीर के नाम पर। और मिल्खा सिंह है, इनको पद्मश्री 1959 में मिला था। और धनराज पिल्ले ये पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न खेल रत्न हॉकी में मिला था। ठीक है, हॉकी के खेल में इनको खेल रत्न मिला था, ये पहले खिलाड़ी हैं। और पहले खिलाड़ी जिनको भारत रत्न मिला था वो सचिन तेंदुलकर हैं, जिनको 2014 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, और सबसे कम एज के जो है वो कौन है? सचिन तेंदुलकर ही हैं। और 2014 में किसको मिला था भारत रत्न? सी एन राव को भी 2014 में, एक केमिस्ट्री साइंटिस्ट हैं, इनको भारत रत्न मिला था सचिन तेंदुलकर के साथ ही। पहले खिलाड़ी जिनको पद्म विभूषण मिला था वो विश्वनाथ आनंद है, जिनको 2007 में पहले खिलाड़ी हैं जिनको क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। और विश्वनाथ आनंद पहले खिलाड़ी हैं। पहले राजीव गांधी जो खेल रत्न है वो पहला किसको मिला था? मेजर स्वामी विश्वनाथ आनंद को मिला था, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैच यानी डबल्स जो मैच होता है उसके लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? ये 36 फीट होती है डबल्स के लिए। और लेंथ इनकी लंबाई है वो सेम होती है डबल्स में भी और सिंगल में 78 फीट होती है। 1 मीटर है उसमें कितने फीट होते हैं? 3.31 फीट 1 मीटर में फिट होते हैं। ठीक है, और चौड़ाई कितनी होती है? सिंगल्स में 27 फीट होती है और डबल्स में 36 फीट होती है। लंबाई तो सेम होती है, चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, नेट की जो ऊंचाई होती है वो 3 फीट होती है और इसमें जो बॉल का वजन होता है वो 5.56 से 59.4 होता है। ठीक है, और बॉल का रंग है वो कैसा होता है? पीला या सफेद होता है। और बैडमिंटन में जो रैकेट होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? उनकी लंबाई होती है 73 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को दी बॉल के नाम से जाना जाता है? तो किस क्रिकेटर को दी बॉल के नाम से जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। और ये खिलाड़ी है, उनके कुछ अन्य नाम है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर या बॉम्बर कहा जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन फूल या माही या थाला कहा जाता है। ठीक है, अनिल कुंबले को जंबो कहा जाता है। और हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है। और विराट कोहली को किंग और चिकू कहा जाता है। सौरभ गांगुली को दादा कहा जाता है, ये इनके उपनाम है। और रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है। रविंद्र जडेजा को रॉक स्टार कहा जाता है। ठीक है, ये खिलाड़ी हैं क्रिकेट से संबंधित, उनके क्या है? उपनाम है। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी? द ईस्ट एंड द वेस्ट, ये किसकी बुक है? स्वामी विवेकानंद की है। और एशियंट इंडिया ये किसकी है? आर सी मजूमदार की है। और रिवर ऑफ स्मोक ये किसकी है? अमिताभ घोष की है। और नो सीक्रेट्स ये किसकी है? अनुज धर की है। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद है इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इन्होंने धर्म सभा में भाग लिया था। वो कौन से धर्म सभा में भाग लिया था? शिकागो के 1893 में इन्होंने भाग लिया था। इनकी बुक कौन कौन सी है? वेदांत वॉइस ऑफ फ्रीडम ये इनकी बुक है। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और संगीत कल्प तरु ये किसकी बुक है? ये सारी स्वामी विवेकानंद जी की बुक है। जिस भी बुक में योग आ जाए वो किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है। योग इसका क्या है? रूट वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूरत को भारत की खालिस किस नाम से जाना जाता है? तो सूरत है इसको डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसको सिल्क सिटी, ग्रीन सिटी या मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसको? सूरत को। ठीक है, ब्लू सिटी या सन सिटी किसको कहते हैं? ये जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी या सन सिटी जोधपुर को, रेड सिटी बीकानेर को, और झीलों का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहा जाता है। अंतरिक्ष सिटी या गार्डन सिटी बंगलुरु को कहा जाता है। ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है। और गोल्डन गार्डन सिटी बंगलुरु को कहा जाता है। और हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद को। और प्राइम मिनिस्टर सिटी प्रयागराज को कहा जाता है। और सैडलवुड मैसूर को। और सिल्वर सिटी कटक को कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ सिटी हैं, उनके उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और 1958 में ये लागू हो गई थी। इसमें इन्होंने 3 स्तरीय बताया था। ठीक है, अपनी समिति में इन्होंने पंचायत को है उनको 3 स्तरीय बताया था, एक तो ग्राम, एक ब्लॉक पर और एक जिला पर। ठीक है,
इसी आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचायत कौन सी है? ये बगदरी गांव है जो नागौर राजस्थान में है। 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत बनी थी। ठीक है। अशोक मेहता समिति ये 2 स्तरीय थी और इसका गठन 1977 में हुआ था। JKV राव समिति 1985 में आई थी और LM सिंधवी समिति 1986 में आई थी। ये पंचायत से संबंधित समिति है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी समिति कब आई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? तो अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? ये पंचायती राज से है। और कौन से अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। वर्तमान मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है। 4 अनुसूची जिनको बाद में जोड़ा गया था किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा। तो जो 11वीं अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था, जो पंचायती राज से संबंधित है। इसमें विषय कितने हैं? 29 इसमें विषय हैं। और आर्टिकल 243 ए से आर्टिकल 243 ओ, ठीक है, इनके बीच में पंचायती राज से संबंधित है आर्टिकल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उच्च न्यायालय सबसे बाद में स्थापित हुआ? तो ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। इसमें मद्रास, कोलकाता और मुंबई मुंबई दे रखा था और इलाहाबाद। तो इलाहाबाद उन सबसे बाद में बना था। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है ये 1861 एक्ट के तहत 1966 में बना था। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और कलकत्ता हाई कोर्ट कब बना था? ये 2 जुलाई 1862 में बना था। और मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 में बना था। और बम्बई हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 में बना था। ये 1861 एक्ट के तहत ये सभी कोर्ट बने थे। ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट कब बना था? ये 1966 में बना था। इलाहाबाद कोर्ट के सही 100 साल बाद बना था ये। और सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? 25वां हाई कोर्ट है, अमरावती हाई कोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है 25वें नंबर का। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड का हाई कोर्ट है। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट जज के हिसाब से जिसमें सबसे ज्यादा जजों की संख्या है वो इलाहाबाद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तारित है? तो लक्षद्वीप है वो किस हाई कोर्ट के तहत आता है? तो वो केरल हाई कोर्ट के तहत आता है। ठीक है। और बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीप और दादर नगर हवेली। और मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु और पुदुचेरी के क्षेत्र आते हैं। गुवाहाटी में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये सब किसमें आते हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। और सबसे बड़ी जो बेंच आधिकारिक है वो कौन से हाई कोर्ट की है? वो गुवाहाटी हाई कोर्ट की है। ठीक है। अंडमान और निकोबार और वेस्ट बंगाल ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद को शपथ दिलाता है? तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके परामर्श पर इनका चयन होता है। और हाई कोर्ट का कौन से आर्टिकल में है? 214 में। नेक्स्ट है, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया था? तो सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और किस पर लगाया जाता था जजिया कर? जजिया कर जो गैर मुस्लिम थे उन पर लगाया जाता था। ठीक है। कश्मीर में जजिया कर किसने लगाया था? कश्मीर में जजिया कर ऐबक ने लगाया था। और ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है। जजिया कर को किसने खत्म किया था? 1564 में अकबर ने इसको खत्म कर दिया गया था। फिर दोबारा पुनः जजिया कर को फिर से शुरू किया गया था औरंगजेब ने। और जजिया कर को जड़ से खत्म किसने किया था? जहां दरगाह, ठीक है, जहां दर शाह ने 1712 में इसको जड़ से खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन सेकंड है, ये पल्लवों का शासक था। इसका टाइम पीरियड 695 से 728 तक रहा था। और काची काची की जो कैलाश मंदिर है तमिलनाडु में, उनका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। अरब जो आक्रमण हुए थे भारत में वो कब हुए थे? 1711 में हुआ था। 1711 में अब्दुल रहा के टाइम में हुआ था। और फिर बुदेल, और 1712 में कासिम। ये पहला अरब सफल आक्रमण था। ठीक है। ये जो 1711 में जो हुए थे ये अरबों द्वारा सफल नहीं हुए। तो 1712 में जो कासिम के समय पे हुआ था वो पहला सफल अरब आक्रमण था। ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था? सिंध क्षेत्र पर हुआ था। और उसका शासक कौन था? महान राजा दाहिर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए थे? तो ईरानी जो
हखामनी साम्राज्य से था, और फिर यूरोपीय जो सिकंदर था, और इंडो ग्रीक, हिंदी यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, अरब और तुर्की। ये भारत पर क्या थे? अरब आक्रमण थे, इनका क्रम है। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 में किया था, और ये इनका 16वां आक्रमण था। इसने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। ठीक है। कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? 1021 में किया था, और मथुरा पर 1018 में किया था, और कश्मीर पर 1015 में किया था, जो एकमात्र ऐसा आक्रमण था जो सफल नहीं हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है तारिख ए सुबुद्दीन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बेहानी ने लिखी थी। और सचनामा बुक किसने लिखी थी? अली अहमद ने लिखी थी। और तारिख ए अलकी किसने लिखी थी? मुल्ला दाऊद ने लिखी थी। और फुलुहात ए आलमगिरी किसने लिखी थी? ईश्वर दास ने लिखी थी। और चार चमन ये किसने लिखी थी? चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी थी। ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखी थी? ये अबुल फजल ने लिखी थी। और शाहनामा किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के किस स्थान पर हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हराया था। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 में और 1192 में। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान जीते थे। और सेकंड 1192 में हुआ था, जिसमें गौरी जीता था। और 1194 में हुआ था गौरी और जयसिंह के बीच में, जो चंदावर का युद्ध था। और 1178 में 1178 में भीम सेकंड और गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, जो पाटन गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? तो भारत की जो कुल पॉपुलेशन है उसमें अनुसूचित जाति है वो कितने परसेंट है? वो 16.6% है। हिंदू है वो कितने हैं? सबसे ज्यादा हिंदू हैं, वो 79.8% है। सेकंड पर मुस्लिम है, 14.23% है। ईसाई थर्ड नंबर पर है, 2.37 है। और फिर उसके बाद है सिख, 1.72% है। ठीक है। उसके बाद बौद्ध है, जैन है और अन्य है। ऐसे कोई जिनका कोई भी धर्म नहीं है वो कितने परसेंट है? वो 0.24% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो चेंचू जनजाति है वो किस प्रदेश की है? वो आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति मिलती है? चेंचू मिलती है। ठीक है। और भी जनजाति हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे मुंडा और कोल जनजाति है, ये कहाँ पर मिलती है? ये झारखंड में मिलती है। मीणा और कोली जनजाति कहाँ पर मिलती है? राजस्थान में मिलती है। और भील और बिरहोर जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भोटिया और जोनसारी जनजाति कहाँ की जनजाति है? ये उत्तराखंड की है। और अबोर और आगामी जनजाति नागालैंड की है। कुकी जनजाति मणिपुर में मिलती है। और गारो खासी जयंतियां हैं, ये कहाँ की हैं? ये मेघालय की जनजातियां हैं। और लुसाई है, ये त्रिपुरा की है। और कोरकू और अगरिया ये कहाँ की है? ये छत्तीसगढ़ की है। और सोपेन जनजाति कहाँ पर मिलती है? ये अंडमान और निकोबार में मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ठीक है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क और या मरुस्थलीय मिट्टी, या दलदली मिट्टी, और लवणीय या क्षारीय मिट्टी। ठीक है। और लाल मिट्टी, ये 8 प्रकार की मिट्टी है। सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है? सबसे ज्यादा मिलती है जलोढ़ मिट्टी। कितने परसेंट? 43%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में काली जो कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? जो काली मिट्टी है जिसमें कपास सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, उसको स्थानीय नाम से जाना जाता है रेगुड़। ठीक है। और इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? लावा मिट्टी या करेल मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इंटरनेशनल स्तर पर इस मिट्टी का क्या नाम है? चेरनोजम। काली मिट्टी को इंटरनेशनल लेवल पर इसको क्या नाम है? चेरनोजम है। ठीक है। इसका विस्तार कौन कौन से स्टेटों में ये मिलती है? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्षेत्र में मिलती है भारत में, 43%। और लाल मिट्टी है वो सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा है, 18%। काली मिट्टी है उसमें वो 15% मिलती है। और लेटराइट मिट्टी 3% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है।
इसकी स्थापना 1964 के एक्ट के तहत हुई थी, ठीक है। और आरबीआई का जो सहायक है ये 1976 तक आरबीआई का सहायक रहा था, और 1976 में क्या हो गया था, स्वतंत्र आरबीआई से अलग हो गया था। आईडीबीआई ने क्या किया था, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित किया गया था 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। तो भारत जो कृषि क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी है, उसमें पर्सनल बेरोजगारी है, ठीक है। जिसमें एक काम के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, वहां पर एक से अधिक 2 या 3 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो वो छिपी हुई बेरोजगारी है, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्यबल की जनसंख्या में ब्लैंक वर्ष से ब्लैंक वर्ष तक उम्र तक के लोग शामिल हैं। तो कितने, 15 वर्ष से 59 वर्ष तक के लोग को कार्यबल में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी के बारे में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो कथन सही था वो बताना है। तो इसमें बताया गया था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम करने के लिए उच्च फसल संगठनता वांछनीय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो ये बैटरी करता है, और बैटरी में कौन सा अमल होता है, सल्फ्यूरिक अमल होता है। डायनेमो है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है। तो प्रकाश का परिकिरण के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और इंद्रधनुष किस कारण बनता है, ये प्रकाश के परिकिरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। अपवर्तन, अपवर्तन में क्या है, अपवर्तन में कोई भी चीज पानी में डालेंगे तो वो पानी से ऊपर उठी हुई या फिर या तिरछी दिखती है, ठीक है, पानी में डूबने की विकृति। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्ती सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो इसमें 18 तत्व हैं। टोटल 7 आवर्त होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो आवर्त है उसमें 2 तत्व होते हैं, सेकंड और थर्ड में 8-8 तत्व होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ जो आवर्त है उसमें 18-18 तत्व होते हैं, और 6 और 7 में 32-32 तत्व होते हैं। सबसे ज्यादा तत्व किसमें होते हैं, 6 और 7 में होते हैं, और सबसे कम किसमें होते हैं, फर्स्ट में होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रति लोमानुपाती होता है। यह नियम किसका है, तो ये बाउल का नियम है। और चार्ल्स का नियम क्या था कि स्थिर दाब पर गैस आयतन सीधे गैस के ताप मान के समानुपाती होती है। और डोल्टन का नियम क्या था कि गैसीय जो मिश्रण है इस पर दाब लगाया जाता है उसको व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो परम ताप है उसका मान कितना होता है। तो परम ताप का मान सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 0 डिग्री केल्विन होता है, और फारेनहाइट में -459 डिग्री केल्विन फारेनहाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का भारी आवरण है। तो मानव मस्तिष्क का जो भारी लेयर है वो कौन सी है, वो दृढ़ तानिका है, जो जिसको ड्यूरामेटर भी कहा जाता है। और ये जो मस्तिष्क है उसकी भारी चोट लगने से उनको कवर करती है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को जोड़ती है दृढ़ तानिका, ठीक है। और कोराकाइड क्या होती है, ये कंधे की हड्डी होती है। नेक्स्ट है, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो संजना सांगी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्पेस इंडिया ने। और अक्षय कुमार किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये रोड सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और कैटरीना कैफ है, ये सीएसके की ब्रांड एम्बेसडर है। और बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो युवराज सिंह। और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील सेठी हैं। स्पेन फुटबॉल ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित की है। तो ये महाराष्ट्र में की है, जिसमें 150 मेगावाट के सौर और पवन ऊर्जा की जाएगी, उत्पादन की जाएगी। नेक्स्ट है, आईपीएल का 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो रोहित शर्मा बने हैं, जिन्होंने 257 मैच खेले हैं। और पहले कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी, जिसने 264 मैच खेले हैं। और 7000 रन बनाने वाले T20 में पहले विकेट कीपर भी कौन है, ये भी रोहित शर्मा है। और तीनों फॉर्मेट में T20 और ओडीआई और टेस्ट में 100 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ये विराट कोहली है, ये दुनिया के तीसरे हैं और भारत के पहले हैं। रोस टेलर जो न्यूजीलैंड के हैं ये पहले खिलाड़ी है। और डेविड वॉर्न है वो ऑस्ट्रेलिया के सेकंड खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली थर्ड खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है। तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड इसका स्पॉन्सर बना है। और 9th नंबर के जो 2024 में T20 विश्व कप शुरू होने जा रहे हैं वो कहाँ पर होंगे, यूएसए और वेस्ट इंडीज में होंगे। इसमें कुल 20 टीमें भाग लेगी और 55 मैच होंगे। पहला मैच 1 जून 2024 को होगा यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट होमवर्क का क्वेश्चन था, T20 विश्व कप 2026 का खेल कहाँ पर होगा। तो ये कहाँ खेला जाएगा, ये भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। ये आज की वीडियो है।
आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।